अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। अच्छा, अब काफी सारे सवाल मैंने कर दिए हैं, तो टैक्स बेस निकालने में अब बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं। टैक्स बेस निकल आती है, ये पता चलना कि सिर्फ इस साल का डेफर्ड टैक्स निकालना है या पिछले साल का भी निकालना है, ये भी पता चल रहा है। चले, सही है। अभी मैं आपको वो जो टैक्स के नोट में एक पॉइंट छोड़ा हुआ है वो बताता हूँ और एक सवाल कराता हूँ, उसके बाद फिर आप जाने और आईएस 12 जाने। और वो फाइनल अकाउंट में टैक्सेशन का नोट वाला एक पेज दिया था, और ये वही जो उस दिन स्क्रीन पे दिखा रहा था, टैक्सेशन वाला नोट। इसमें से कुछ बातें रहती हैं बताने वाली। अच्छा, एक बात तो इसमें ये है कि टैक्स फॉर प्रायर ईयर मैंने 2 डब्बों में लिखा हुआ है। करंट टैक्स के डब्बे में भी लिखा हुआ है और डेफर्ड टैक्स के डब्बे में भी लिखा हुआ है। टैक्सेशन वाले नोट में जो पेज दिया था, जो इधर सामने स्क्रीन पे खोल के सिखाया था, टैक्सेशन वाले नोट पे ऊपर करंट टैक्स के डब्बे में भी मैंने एक टैक्स फॉर प्रायर ईयर लिखा हुआ है और एक डेफर्ड टैक्स के डब्बे में भी टैक्स फॉर प्रायर ईयर लिखा हुआ है। इसका असल ट्रीटमेंट क्या होगा ये तो बहुत डिटेल जानते हुए ही पता लगेगा, लेकिन एक दफा एक सवाल टेस्ट हुआ था जिसकी वजह से ये डेफर्ड टैक्स के डब्बे में भी मुझे डालना पड़ा। तो असल इसका हल तो बिजनेस ही जान सकता है, लेकिन सवाल की हद तक हल बता रहा हूं। पुराने किसी साल की रिटर्न पे टैक्स वालों ने इख्तलाफ किया और हमसे और टैक्स मांग लिया, तो अभी तक क्या कर रहे हैं, उसका करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर कह के उसको मजीद टैक्स एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं, और इस नोट में प्रेजेंट करते हुए क्या किया, करंट टैक्स के डब्बे में लिख लिया। पिछले सालों में जब वो रिटर्न, जैसे 2023 का सवाल कर रहे हैं और 2020 की रिटर्न से रिलेटेड टैक्स वालों ने एतराज किया है और हमें कहा जी एक्सपेंस नहीं मान रहे हम, तो हमसे और टैक्स मांग रहे हैं। तो 2020 में करंट टैक्स दिया था, रिटर्न जमा कराई थी, टैक्स वालों ने 23 में आके कहा है कि और पैसे दो। क्यों और पैसे दो? क्योंकि हमारे वो किसी एक्सपेंस से शायद इख्तलाफ कर गए ऑडिट के दौरान। अगर पिछले ईयर्स में लॉसेस चल रहे थे, कैरिड फॉरवर्ड लॉस, तो हम टैक्स दे रहे थे, करंट टैक्स दे रहे थे? नहीं। क्या फिर भी टैक्स वाले असेसमेंट कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, या टैक्स ही नहीं दे रहे तो फिर वो क्यों तंग करें? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि लॉस की अमाउंट को भी तो उनको चेक करना है ना, क्योंकि वही लॉस तो अगली दफा ब्रॉट डाउन होना है। तो पिछले ईयर्स में लॉसेस चल रहे थे, करंट टैक्स दे नहीं रहे थे, कैरी फॉरवर्ड लॉस थे, फिर भी अगर पिछले साल की किसी रिटर्न पे टैक्स वालों ने एतराज किया तो वो और टैक्स मांगेंगे हमसे, या जो लॉसेस चलाते आ रहे हैं वो चेंज करने को कहेंगे? पहले कोई टैक्स नहीं दे रहे। मैं शुरू से दोबारा बात करता हूं। 2023 का सवाल कर रहे हैं और 2023 का सवाल करते हुए 2020 की रिटर्न पे फंडा हो गया। अगर तो तब हम टैक्स पे कर रहे थे, हर साल टैक्स पे करते आ रहे थे, तो 20 की रिटर्न पे टैक्स वालों ने इख्तलाफ किया और कहा जी ये एक्सपेंस ठीक नहीं है, तो हमसे वो और टैक्स मांगेंगे ना, तो उसको हम 2023 में ही करंट टैक्स और कह देंगे। ये एक बात है। दूसरी बात यह की है कि इस साल की रिटर्न में टैक्स दिया नहीं था क्योंकि लॉसेस चल रहे थे। तो अगर लॉसेस चल रहे थे तो करंट टैक्स पे हो रहा था? है नहीं। तो कैरिड फॉरवर्ड टैक्स लॉस पे हम लोग डेफर्ड टैक्स क्रिएट कर चुके थे, हमारी बुक्स में डेफर्ड टैक्स चल रहा था। अब अगर टैक्स वालों ने इस रिटर्न पे एतराज किया और वो हमारे किसी एक्सपेंस से इख्तलाफ करेंगे, तो उसके नतीजे में हमें टैक्स और देना पड़ रहा है या लॉस की अमाउंट चेंज करनी पड़ रही है?
लॉस की अमाउंट चेंज करनी पड़ रही है। नहीं, उन सबको चेंज करने से पड़ेगा क्या हमारा उधर? मैं अभी सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर लॉसेस चल रहे हैं तो टैक्स पे नहीं कर रहे ना। तो अगर लॉसेस ही चलते आ रहे हैं 20, 21, 22 लॉसेस चल रहे हैं, तो अब अगर टैक्स वाले किसी एक्सपेंस पे एतराज करेंगे तो हमें उसके बदले टैक्स पे करना पड़ेगा उनको, या लॉस एडजस्ट होगा? लॉस एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो उस लॉस पे हम लोग डेफर्ड टैक्स बनाते आ रहे हैं। तो अब अगर लॉस एडजस्ट करना पड़ेगा तो उसका हम टैक्स करंट टैक्स के डब्बे में दिखाने की बजाय डेफर्ड टैक्स के डब्बे में दिखाएंगे। ये बताना चाह रहा था बात। ये मैंने इन डब्बों में एक सिंगल मकड़ी लगा के, तो नीचे एक सिंगल मकड़ी नोट लिखा हुआ। ये सिंगल स्टेरिक लगा के ना एक अंग्रेजी लिखी हुई है। ये अंग्रेजी पढ़ के देखें, जो मैंने समझाया है वो पढ़ के समझ आ रहा है, नहीं तो खुद लिख लें। और डेफर्ड टैक्स के डब्बे में लिखना होगा। इसकी मिसाल आप नोट कर लें, जिंदगी में कभी दिल कर गया तो स्प्रिंग 13 में ये सवाल टेस्ट हुआ था। स्प्रिंग 13, बस स्प्रिंग 13 में हुआ था ये सवाल टेस्ट। सर एक दो घंटे के थोड़ा सा कंप्लीट नहीं कर पाया सर। 2020 की रिटर्न में कैरेट फॉरवर्ड लॉस आया 40 मिलियन। 2021 की रिटर्न में फिर कैरेट फॉरवर्ड लॉस आ गया 52 मिलियन। 2022 की रिटर्न में फिर कैरेट फॉरवर्ड लॉस चल रहा है 47 मिलियन। अब हम 2023 के सवाल में हैं, और 2023 में टैक्स वालों ने कहा कि वो जो 20 की रिटर्न थी उसमें हम आपके एक 3 मिलियन के एक्सपेंस से इख्तलाफ कर रहे हैं। तो अब इस 3 मिलियन के एक्सपेंस से अगर इख्तलाफ कर रहे हैं तो क्या हमें उस पर टैक्स और देना पड़ेगा, या हमारा ये कैरेट फॉरवर्ड लॉस चेंज हो जाएगा? लॉस चेंज हो जाएगा ना, 47 की बजाय अब ये 44 हो जाएगा। तो हमने करंट टैक्स तो दिया ही नहीं था, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि इनको करंट टैक्स और देना पड़ रहा है। सिर्फ कैरेट फॉरवर्ड लॉस की फिगर बदल रही है, तो हमारी बुक्स में जो डेफर्ड टैक्स बना हुआ है उसको चेंज करना चाहिए। ये कहा है मैंने। वो देखो, इस साल में तो हमने जो भी कैलकुलेशन करनी है वो सही वैल्यूज पे करनी है, लेकिन इसको फिर एक्सपेंस भी तो दिखाना है ना। क्लोजिंग तो सही वैल्यूज पे कर ली कैलकुलेट, लेकिन अब इससे रिलेटेड जो हमें एडजस्टमेंट एक्सपेंस दिखाना है वो एक्सपेंस भी तो किसी डब्बे में दिखाना है ना। तो वो करंट नहीं डेफर्ड के डब्बे में दिखाना है। तो जब आप इसका स्प्रिंग 13 अगर कभी करने का दिल करे तो वो देख लेना। दूसरी बात, ये इफेक्ट ऑफ रेट चेंज डेफर्ड टैक्स के डब्बे में लिखा हुआ मैंने एक, ये समझाता हूं। डेफर्ड टैक्स के डब्बे में एक मैंने रेट चेंज वाली बात लिखी हुई है, और इसके साथ लिखी हुई है वर्किंग वन, और इस पेज के हाफ से नीचे वर्किंग वन कह के मैंने काफी सारा कुछ लिखा हुआ है सही। अब ये ना मैंने
3 सिनेरियोज लिखे होंगे 1 2 3। इनमें से 2 टेस्ट हो चुके, तीसरा टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और वो दूसरा जब टेस्ट हुआ था ना, तो मैंने फिर बड़े सारे ऑपरेशन एक्सेल पे मुख्तलिफ बना के देखे, ये हो तो क्या, ये हो तो क्या। उसमें फिर तीसरा भी मैंने क्रिएट किया था, तो वो मैंने फिर एहतियातन लिख के उसका एक आखिर एहतियातन सवाल आपसे ग्रुप में दोपहर में शेयर किया सुबह में। उस पर लिखा भी हुआ है कि एडवांस, देखें आया। दो पेजेस आए होंगे शायद, या पता नहीं 3 आए होंगे। हाँ, तो उसमें एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कह के शायद इफेक्ट ऑफ रेट चेंज कुछ ऐसा लिखी होगी फाइल, है ना। तो ये मैंने इस तीसरे सिनेरियो के लिए एक सवाल बनाया हुआ है। अगर कोई मजबूत दिल इंसान इसको हाथ डालना चाहे तो देख ले, वरना बाकी लोग छोड़ दें। अब इन है नहीं, उम्मत को कराने वाला नहीं है सवाल। ये खुद ही अगर कुछ देखना चाहे, इतना सोचना चाहे तो सोचे, वरना रहने दें। ये जो खुद बनाए हुए ना, इसकी बात कर रहा हूं, बस रहने दे, जिसने रहने देना रहने दे। अब ये जो 3 मैंने सिनेरियो लिखे हुए हैं, इनमें से एक समझा देता हूं, बाकियों पे ऐसे ही मान ले आना। फिर इफेक्ट ऑफ रेट चेंज वाली जो मैंने वर्किंग 1 लिखी हुई है सारी कहानी, उनमें से एक मैं आपको समझा रहा हूं मिसाल से, और बाकी 2 पे ऐसे ही मान ले आना। एक एग्जांपल से बता रहा हूं। ईयर 1 में एक प्लांट खरीदा 70,000 का, और इस पे अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 7,000 और टैक्स की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई इस पे 12,000, और टैक्स रेट था 30%। डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हैं। पहले करते हैं वो कॉन्सेप्चुअल वाला तरीका। उसमें क्या करते थे, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की अकाउंटिंग की फिगर 7,000, टैक्स की फिगर 12,000 और डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव। जब कॉन्सेप्चुअल तरीका बताया था, प्लस 5,000 माइनस 5,000 प्लस 5,000। तब मैंने बताया था टैक्स की फिगर में से अकाउंटिंग की फिगर माइनस करना। वो जब एक्सपेंसेस इनकम्स बताए थे, लिखे भी होंगे कहीं। इस पे लग जाएगा टैक्स रेट, तो 1,500 पॉजिटिव। ईयर 1 का डेफर्ड टैक्स अगर कॉन्सेप्चुअल तरीके से कैलकुलेट करें तो वो आ गया 1,500, और अगर IAS 12 वाले तरीके से कैलकुलेट करें तो हम लोग PPE लेंगे, और कैरिंग अमाउंट 63, टैक्स बेस 58, 5,000 टैक्सेबल डिडक्टेबल DTL 1,500, DTL BD कुछ नहीं, CD 1,500, टैक्स एक्सपेंस 1,500। पॉजिटिव नेगेटिव इस साइड पे आ रहा है। ईयर 2, अच्छा ये पुरानी बातें ही बता रहा हूं दोबारा, ये वो मसला नहीं है, अभी मसला भी करता हूं शुरू। ईयर 2 में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हुई फिर से 7,000, और टैक्स डेप्रिसिएशन अब की बार हुई 10,500। टैक्स रेट हो गया 30%, और अगर हम लोग डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करें कॉन्सेप्चुअल वाले तरीके से, तो डेप्रिसिएशन
अकाउंटिंग वाली 7,000, टैक्स वाली 10,500, डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, टैक्स रेट 1050, ये आ गया इस तरीके से। और अगर IAS 12 वाला तरीका लगाएं तो PPE कैरिंग अमाउंट है जी 56, 7,000 और डेप्रिशिएट हो गया ना। टैक्स बेस 10,500 और डेप्रिशिएट हो गया 47, 8,500, टैक्सेबल डिफरेंस DTL 2,550, DTL BD 1,500, CD 2,550, टैक्स एक्सपेंस 1,050। और इसकी साइंस ये बताई थी, इसकी रीजन जब क्यों के जवाब दे रहा था तो इसकी रीजन मैंने ये बना के दिखाई थी कि कॉस्ट 70, ईयर 1 की डेप्रिसिएशन 7, 12, 63, 58, फिर ईयर 2 की डेप्रिसिएशन 7, 10,500, 56, 47, 500, इधर नजर आएगा। फिर मैंने ये बताया था कि ये जो IAS 12 वाला तरीका है वो ले रहा है इनमें डिफरेंस 5,000, इनमें डिफरेंस तो जब हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो वो 1050 ही आ जाता है जो कि कॉन्सेप्चुअल वाले तरीके से आ रहा था। ये मैंने क्यों के जवाब में बताया था कि कॉन्सेप्चुअल वाला तरीका क्या कर रहा है कि फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग और टैक्स में फर्क फॉर द ईयर, इस पे रेट लग के आंसर डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर। लेकिन IAS 12 क्या कर रहा है, ईयर 1 तक के डिफरेंस पे टैक्स, ईयर 2 तक के डिफरेंस पे टैक्स, और इन दोनों का डिफरेंस तो ये मजीद क्यों आया, जो मजीद डिफरेंस अराइज हुआ। ये मैंने कहानी सुनाई थी, अगर तो ये समझ आई थी तो ये बात समझ आएगी, वरना रहने देते हैं। तो थी हो गई है, लेकिन ये जो पूरा बोर्ड भरा है ये मसला नहीं है इस वक्त, मसला मैं अब बनाने लगा हूं। इसको अगर लिखना है या सेल्फी लेनी है इसके साथ तो ले लें। अब मैं इसमें चेंज करने लगा हूं, जो मसला असल में बनाना है ना वो अब मैं चेंज करता हूं उसको, एक दो फिगर्स बदलूंगा बस। क्या हो गया?
रेड वाली 5,3500 नहीं आनी। 3500। ओहो, तो सारी तस्वीरें गलत हो गई। ओहो, अब तो FR 2 दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जल्दी जल्दी भाई, अरे तस्वीर ही खींच देते, पता तो लगे कि नोट करने वाली चीज है भी कि नहीं। अरे इतने में तो ईयर 3 आ जाएगा। असल मुद्दे की तो बात ही नहीं की मैंने अभी, आप जल्दी नोट करें, अभी सवाल भी कराना है। चलें, कर लिया। बताएं आंसर। डबल 1 2890 13। अब ये टैली नहीं कर रहा। ये टैली नहीं कर रहा। रेट चेंज हुआ है वो तो हाँ नजर आ रहा हुआ है, लेकिन फर्क क्यों आ गया? इसका रीजन ये है कि जब हम इसको इस तरह देखें ना तो कॉन्सेप्चुअली चलते तो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन में इतना फर्क है, उस फॉर द ईयर पे 34% लगाया क्योंकि 2000 ईयर 2 है तो 34 ही लगना था। तो जो टैक्स बनता है इनके डिफरेंस से वो नहीं आएगा, क्योंकि ये है ईयर 1 तक का डिफरेंस और ये ईयर 2 तक का डिफरेंस है। इस 85 में 5000 फिर शामिल है, इस 5000 तक के डिफरेंस और इस 8500 तक के डिफरेंस, ईयर 1 तक का डिफरेंस, ईयर 2 तक का डिफरेंस। ये 8500 कोई और है, वो 5000 कोई और चीज है। वो जो 5000 का डिफरेंस था वही 5 से बढ़ के 85 हो गया है। अब जब हम ये फिगर ले रहे हैं ना तो इसमें वो 5 फिर शामिल है। देखें इन दोनों का डिफरेंस, ये इससे टैली क्यों करना था? क्योंकि 5000 पे 30 लगा के 8500 पे 30 लगा के डिफरेंस ले रहे हैं, तो बीच में 3500 पे 30 लग रहा है ना। लेकिन अब 5 पे तो लग रहा है 30, 8500 पे 30 नहीं लग रहा। अब इसमें मसला क्या हो रहा है? एक तो मजीद 3500 का डिफरेंस आया और दूसरा 5000 पे 4% और लग गया। तो इसको अगर आप टैली करेंगे तो 3500 का जो मजीद डिफरेंस आया डेप्रिसिएशन का, उस पे तो बनता है इतना टैक्स, लेकिन 5000 पे 4% और लग जाने से
तो असल में डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर ये है, ये नहीं है। इसीलिए IAS 12 ने इसको रिजेक्ट करके यही वाला अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि इसमें क्यूमुलेटिव चेंजेस इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। लेकिन IAS 12 ये कह रहा है कि आप दुनिया वालों को ना ये बता दें कि ये टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर तो है, लेकिन इसमें से कितना वो है जो इस साल के मजीद नए डिफरेंसेस के ऊपर अराइज हुआ। यानी वो चाह रहे हैं कि हम ये फिगर बताएं दुनिया वालों को। तो इसलिए डिस्क्लोजर के अंदर वो डब्बा देखें जो पेज पे है, उस डब्बे के बाहर लिखेंगे 1390। डेफर्ड टैक्स वाला जो डब्बा बनाया है मैंने, वही टैक्स के नोट में देखें ना, टैक्स के नोट में, टैक्सेशन का जो पेज नोट है उसमें डेफर्ड टैक्स के डब्बे के बाहर क्या लिखेंगे? 1390। डब्बे के अंदर आखिरी लाइन क्या है? ड्यूरिंग द ईयर जो मजीद डिफरेंस अराइज हुए उन पे कितना टैक्स है, उसमें क्या लिखेंगे? दो उस डब्बे में लाइन नीचे लिखी का मतलब ये नहीं कि यहां भी हम नीचे वाली फिगर बोलें, ये लिखेंगे ये 1190 वो है जो इस साल मजीद नए डिफरेंस आने पे पड़ा है, और टॉप पे इफेक्ट ऑफ रेट चेंज वो 200 बताएंगे। तो डिस्क्लोजर मांगा हो तो हमें ये तोड़ के अलग अलग बताना पड़ता है कि रेट चेंज की वजह से क्या फर्क पड़ा। इस साल जो मजीद डिफरेंस आया है किसमें? टैक्स रेट में नहीं, जो अकाउंटिंग और टैक्स फिगर्स में इस साल मजीद कितना डिफरेंस आया है? 3500 ना, तो उस पे पड़ने वाला टैक्स कितना है? 1190। ये इस डब्बे की तीसरी लाइन है। डब्बे की तीसरी लाइन ये है कि ड्यूरिंग द ईयर जो डिफरेंस आया, किसमें डिफरेंस आया? अकाउंटिंग और टैक्स की फिगर में। ड्यूरिंग द ईयर ये नहीं है ना, ड्यूरिंग द ईयर तो ये है। तो इस 3500 पे कितना टैक्स बनता है वो डब्बे की तीसरी लाइन है। और ये आंसर टैली क्यों नहीं किया? रेट चेंज होने की वजह से। ये डब्बे की पहली लाइन है। नहीं समझ आया? दोबारा सुने, पहले अंग्रेजी समझ लें फिर बताता हूं कि हमने क्या करना है। ये 200 और 1190 समझ आया कि नहीं? तो उस डब्बे के अंदर तीसरी लाइन ये कह रही है कि जितना डेफर्ड टैक्स इस साल मजीद अराइज होने वाले डिफरेंसेस पे बनता है, यानी 1190, वो डब्बे की तीसरी लाइन में बताएं। और ये 1390 क्यों आया 1190 की बजाय? रेट चेंज, तो वो डब्बे की पहली लाइन में बताएं। ठीक है। अब एग्जाम में क्या करना है? जो आज तक हम करते आ रहे हैं वो यही करते आ रहे हैं ना, तो अब भी हम ऐसे ही करेंगे और ये डब्बे के टोटल में लिखेंगे। और फिर 1190 कैलकुलेट करने की टेंशन नहीं लेनी, हम 200 कैलकुलेट करेंगे। 200 कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस पे पहले 30 लगाया था उस पे 4 और लगा देते हैं। जिस पे पहले 30 लगाया था उस पे 4 लगा देंगे। अब या तो हम सवाल सॉल्व कर रहे होंगे क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों, तो ओपनिंग तो हमें पता ही होगा किस पे लगा हुआ है। जिस पे 30 लगाया था उस पे 4 लगा देंगे। और अगर आपको ये नहीं बताया था, ये बताया हुआ, तो कल वाले सवाल में ग्रॉसअप भी किया था। तो जिस पे पिछले साल 30 लगाया था उस पे 4 और लगा के ये डब्बे की पहली लाइन लिखेंगे और तीसरी लाइन का क्या करेंगे? बैलेंसिंग कर लेंगे। तो सवाल करने का हल आपको यह बताया था कि जिस तरह आज तक डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालते आ रहे हैं वैसे ही निकालें और उसको डब्बे का टोटल लिखें। और अगर सवाल में टैक्स रेट चेंज आ गए तो डब्बे की पहली लाइन कैसे निकालें? जिस पे पिछले साल रेट लगा था उसी पे चेंज 4% लगा दें। अगर ये 30 से 26 हो जाता तो 4 लगा के माइनस कर देते। ठीक है। अच्छा, ये बात मैंने, ये जो नीचे वर्किंग 1 में .123 लिखा हुआ है, ये मैंने .1 में लिखी है बात। ये जरा ध्यान से पढ़िएगा। .1 ये सिनेरियो 1 की मैंने मिसाल देके समझाई है। ये वर्किंग 1 में जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए ना, इनमें से पहला वाला समझाया है। इसकी कैलकुलेशन तसल्ली कर लें। फिर 2 और 3 बस वैसे ही मान लिया ना। फिर भी अगर कोई बहुत बड़ा साइंसदान हुआ तो पहले वो अलग से खुद चेक करना, फिर मुझसे क्लास के अलग से पूछना कि 2 में ऐसा क्यों कर रहे हैं और 3 में ऐसा क्यों कर रहे हैं। 1 समझाना मेरे लिए आसान था, मैंने आपको 1 समझाया भी है
और पूछना है कुछ तो पूछें, और 1 में करना क्या है वो मैंने 1 की अंग्रेजी में बता दिया। हाँ जी, 1 की अंग्रेजी, 1 की अंग्रेजी आ गई समझ। अब इसमें अगली प्रॉब्लम यह है कि 200 प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है। इसके लिए मैंने नीचे एक डब्बा बना के समझाया हुआ है, उम्मीद है समझ आ जाएगा। हाँ जी, अच्छा, डिडक्टेबल डिफरेंस के साथ ना स्लैश कैरी फॉरवर्ड लॉस भी लिख लें, क्योंकि उस पर भी डीटीए बनाना होता है ना। अगर पिछले साल टैक्सेबल डिफरेंस था और रेट बढ़ रहा है तो आंसर लगा के, रेट लगा के पॉजिटिव लिखेंगे, कम हो रहा है तो माइनस लिखेंगे। डिडक्टेबल डिफरेंस था, रेट बढ़ रहा है, ये डब्बा समझ आ रहा है, तो उसको एज अ नेगेटिव लिखेंगे, रेट कम हो रहा है तो एज अ पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये मैंने आपको इन 3 में से सिनेरियो 1 समझा के और कैलकुलेट कैसे करना है और प्लस लिखना है डब्बे के अंदर के माइनस लिखना है वो बताया। सिनेरियो 2 की अंग्रेजी पढ़ के देखें, और सिनेरियो 2 एक दफा टेस्ट हुआ था, वो है ऑटम 21, ताकि आपने कभी प्रैक्टिस करनी हो तो। सिनेरियो 2 ऑटम 21 में टेस्ट हुआ था। अच्छा, और भी सवालों में है ये कहीं, लेकिन नोट नहीं मांगा था उन सवालों में, नोट सिर्फ इसमें मांगा था। सिनेरियो 2 जो लिखा हुआ मैंने, इसकी मिसाल ऑटम 21 है। सिनेरियो 2 समझ नहीं आया होगा, आ गया? नहीं भाई, सिनेरियो 2 की अंग्रेजी समझ आ गई है? नहीं, मैंने कहा कि इस साल का करंट टैक्स का रेट और है और डेफर्ड का और है, तो ये बात समझ आ गई? हाँ, नहीं, मैंने कहा करंट टैक्स का रेट और है और क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स का और है। हाँ, तो ये है ना, ये पिछले सवालों में किया है कि 2018 का तो रेट 30 लगाया था, लेकिन 19 से एप्लीकेबल रेट अभी ही दिया हुआ था, तो डेफर्ड टैक्स में हमने वो नया वाला रेट लगाया था। ये है सिनेरियो 2। तो इसमें फिर हमने इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, अच्छा, इसकी भी ना मेरे ख्याल में समझ आई जाएगी बात। सिनेरियो 1 ये है, तो इसको हमने 34 किया, और सिनेरियो 2 ये है। तो हमने इन दोनों को 34 किया। सिनेरियो 1 में ये था, तो हमने सिर्फ इसको 4 अपडेट किया है। टैरी तो क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स ही करना है ना, और सिनेरियो 2 ये है, तो इन दोनों पे 4 करना है। इन दोनों पे 4 करने का मतलब 85 पे 4 कर दे। वो मैं इस 85 पे नहीं कर रहा हूं, वो इन दोनों पे। ये सिनेरियो 2 है कि ये और ये रेट एक ही था, ये डिफरेंट है, तो इन दोनों के ऊपर हमने 4 लेने, मतलब 85 पे 4 लेना है। इसकी मिसाल एक ही सवाल है, वो है ऑटम 21। और ये जो तीसरा सिनेरियो है, ये मैंने बहुत ही गहरी बात कर दी थी, और इसका एक सवाल खुद ही बना के चेक किया था, वो मैंने आपसे ना एक पीडीएफ का सवाल फाइल शेयर की है। कोई शौकीन अगर उतनी गहराई में जाना चाहे तो उस सवाल को देख ले, बाकी कमजोर दिल हजरात ना जाएं इतनी गहराई में। है पेपर में आ गया तो कोई बात नहीं, इस इफेक्ट ऑफ रेट चेंज के थोड़ी 16 नंबर होंगे। अगर ये पेपर में आ गया बहुत मुश्किल, तो 18 नंबर में से 2 से ज्यादा नंबर, 1 से ज्यादा नंबर नहीं होगा इसका। चलो 2 कर लेते हैं मैक्सिमम, चलो मैक्सिमम 3 कर लेते हैं, तो 15 तो लेना। तो इसलिए ये इफेक्ट ऑफ रेट चेंज को जिंदगी मौत का मसला ना बनाए। अगर तो समझ आ रहा है, इसलिए मैंने आखिरी क्लास में कराया, अगर समझ आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, 2-3 नंबर छोड़ दें।
ठीक है, चले जी एक सवाल पढ़ लें, और वो सवाल पढ़ लें आप। अच्छा, मैंने पहले शायद जिक्र किया था, नहीं किया था, खैर भूल भी गए होंगे। स्प्रिंग 23 का सवाल ना डिस्कशन का सवाल था, यानी जो किया करते हैं, जैसे स्प्रिंग 23 आपको ये मिसाल दे रहा हूं, आपको स्प्रिंग 23 में लिखा मिलेगा कि एसेट की कैरिंग अमाउंट इतनी है, टैक्स बेस इतनी है, डिस्कस करें क्या करें। तो हम कहेंगे कि कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो उस पर टैक्सेबल डिफरेंस अराइज होगा, उस पर हमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। इस तरह की डिस्कशन का सवाल था। तो उस सवाल का आप खुद ही जरूर अटेम्प्ट करना। ऑटम 22 पढ़ने में करता हूं। ऑटम 2022 ये बुक में शायद मेरे ख्याल में नहीं होगा, या देख लें शायद नई बुक में हो, पुरानी में तो हरगिज नहीं होगा। शायद किसी दौर में पेपर शेयर किया होगा कंसोलिडेशन के कराने की वजह से। कंसोलिडेशन तो मैंने सारी कराई है, तो ऑटम 22 बुक में शायद सवाल ना हो, है? अच्छा, नई बुक में है, पुरानी में नहीं होगा, है जी। ऑटम 2022 में एक ही सवाल था IAS 12 का, है? ये तो कॉमन सेंस की बात है यार। ऑटम 2022 नई पैक की बुक में ये डाल लिया हुआ है, पेज 539। और जिनके पास नई बुक नहीं है तो ऑटम 22 अटेम्प्ट का पेपर देख लें, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 था, प्रिज्म लिमिटेड। सारे खुद करने हैं। वो जो अभी आपने बताया कैरिंग अमाउंट स्प्रिंग 23 का, हाँ स्प्रिंग 23। अच्छा, अब देखें, मैंने ना आपको IAS 12 के ये काफी सारे सवाल करा दिए हैं। अब आप इस टॉपिक को तैयार करते हुए जितने भी मैंने नहीं कराए उनमें से जितने भी आप कर सके करना चाहें, लेकिन आखिर से शुरू करना। ये नहीं कि आप 15 साल पुराने सवाल कर करके खुश होते हैं कि मुझसे तो IAS 12 के हो गए सवाल, और मजीद करना चाहें करने चाहिए वैसे, क्योंकि 18 नंबर का पक्का सवाल आता है इसमें से। तो आप स्प्रिंग 23 से उल्टा चलें, जितने भी कर सकें। स्प्रिंग 23 कहां है, थ्योरेटिकल है, उससे पहले वाले न्यूमेरिकल हैं सारे। तो अभी मैं ऑटम 22 कर रहा हूं क्लास में, और लास्ट टाइम के स्टूडेंट्स की फरमाइश पे ना तो मैंने स्प्रिंग 22 का अपने फॉर्मेट पे सॉल्यूशन बना दिया था, वो भी आप लोगों के ग्रुप में दे दिया मैंने। स्प्रिंग 22 उसका फिर अपने फॉर्मेट पे सॉल्यूशन दे दिया। बाकी सब मुनासिब थे, वो आप सॉल्व करके अगर आईकैप का सॉल्यूशन भी देखेंगे तो समझ आएगा। स्प्रिंग 22 मैंने एक डिफरेंट फॉर्मेट पे बना दिया वो सॉल्यूशन, ऑटम 22 बोर्ड पे करने लगा हूं। बाकी आपने जितने IAS 12 के सवाल करने हैं वो आपकी अपनी एफर्ट है। चलें जी, सवाल पढ़ लें।
हाँ जी, पढ़ लें तो मैं करूं। अच्छा, कल वाली क्लास में वो जो ऑटम 20 किया था वो को बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं था? हाँ, तो बस पर आप लेवल पे पहुंच गए हैं, आपका हाई लेवल हो गया होगा। ये भी मुझे लग रहा है कि आपको कोई खास मुश्किल ना लगे शायद। ऑटम 22 सवाल की रिक्वायरमेंट ए टैक्सेशन का नोट है और पार्ट बी ना भी पूछता तो वर्किंग में बनाना ही था। तो पार्ट ए नोट का पेज छोड़ के वर्किंग 1 करंट टैक्स रुपीज मिलियन। हाँ जी, पीबीटी 105। पॉइंट नंबर 2 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी थी। अच्छा, हम किस साल क्या सवाल कर रहे हैं? 2021, जनवरी से दिसंबर 21। जुलाई 20 को पिछले साल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी थी 50 की और हम रखा करते हैं इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे। टैक्स वाले इसकी डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं, तो हमने क्या किया होगा? फेयर वैल्यू गेन बनाया होगा, वो रिवर्स कर देते हैं। कितना बनाया होगा हमने? हाँ जी, 10, 5 या 15? 15 क्यों? 2020 ईयर एंड पे नहीं अकाउंटिंग की होगी, तो 55 पे आए होंगे ना। तो अब 55 से 65 तक आना है। 10 तो 10 का हमने गेन बनाया हुआ है, वो रिवर्स कर देते हैं। टैक्स वाले कहते हैं कि तो डेप्रिसिएट होगा, तो उन्होंने इस पे डेप्रिसिएशन अलाउ करनी है 10%। तो वो तो 10% 50 पे लगेगा ना। रिड्यूसिंग बैलेंस होता तो हमें फिर 20 और 21 दोनों कैलकुलेट करनी पड़ती, स्ट्रेट लाइन है, तो 50 के ऊपर बस 10। 6 महीने की
फुल ईयर, तो टैक्स डेप्रिसिएशन आ गई 5। ये मैंने पॉइंट नंबर 2 बताया है। हाँ जी, पॉइंट टू ओके है जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल, कॉमन सेंस की नहीं, FR1 की बात है। IS 40 फेयर वैल्यू मॉडल, क्या ठीक है, क्या याद आ गया? FR1 पास है इसीलिए नहीं पास है। फेयर वैल्यू मॉडल है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे डेप्शन चार्ज नहीं होती है और हर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करते हैं। पॉइंट नंबर 2 डन। पॉइंट नंबर 3, 2021 एक लाइसेंस खरीदा था इनडेफिनेट लाइफ, तो अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन नहीं है, और खरीदा था उसके बाद हमें पैसे देते हुए चूंकि रुपीज स्ट्रांग हो गया तो हमें 16 मिलियन का गेन हो गया। IS 21 हमने तो इसको गेन बनाया होगा, जबकि टैक्स वाले कह रहे हैं कि जो भी एक्सचेंज गेन लॉस है उसको हम प्लांट की कॉस्ट का हिस्सा, लाइसेंस की कॉस्ट का हिस्सा मानते हैं। तो उन्होंने टैक्स डेप्रिसिएशन जो टैक्स पर्पजेस की कॉस्ट बनती है उस पे देनी है, और हमने इसकी क्या अकाउंटिंग की हुई है? एक तो हमने एक्सचेंज गेन को इनकम बनाया हुआ है, वो रिवर्स कर देते हैं 16। फिर हमने जो अमोर्टाइजेशन चार्ज की हुई नहीं है, और टैक्स अमोर्टाइजेशन ले लेते हैं। अच्छा, अब जो टैक्स अमोर्टाइजेशन लगेगी वो लगेगी जो टैक्स पर्पजेस की कॉस्ट बनती है। तो टैक्स पर्पजेस की कॉस्ट 100 बनती है, तो 100 पे लगेगा 10%। अच्छा, ये किसी को एतराज कि 116 में 16 लेस क्यों किया है, ऐड कर देते। अच्छा, ये ना कोई इतना बेकार एतराज नहीं है वैसे, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा भी हो जिसने 116 और 16 को देख के 16 उड़ा दियो। इसमें एक जज्बाती रिएक्शन ये हो सकता था कि 116 है, 16 पर ठीक है, 16 का मसला है, वो 100 बना रहा है, ये 132 भी तो हो सकता था। अगर लॉस होता तो हमें और पैसे देने पड़े तो फिर 16 ऐड होता। गेन का मतलब है कि हमारी बचत हो गई, इसलिए 16 लेस हुआ है। ठीक है, हाँ, तो ये 116 और 16 एक जज्बाती हरकत हो सकती है, तो ये गेन है इसलिए लेस किया है। पॉइंट 3 डन। पॉइंट 3 तक कोई एतराज? पॉइंट 4, IS 37 के तो लेक्चर्स आपने बहुत दफा ले भी लिए होंगे और उसकी प्रैक्टिस भी खूब कर ली होगी। IS 37, अच्छा, अब चूंकि वो यहां भी चाहिए तो है ही, तो इसलिए मैं इसकी वर्किंग कर देता हूं। कब प्लांट लगाया था? 1 जनवरी 21, तो 1 जनवरी 21 है, और डिसमेंटलिंग के इंटरेस्ट को भी हमने लिखना होता है और डेप्रिसिएशन भी लेनी होती है, तो इसलिए मैं प्लांट की वर्किंग कर रहा हूं। इस पे इंस्टॉलेशन तक कितना खर्चा आया था? कमीशनिंग इंस्टॉलेशन को कहते हैं, कमीशनिंग। ये जो लिखा है ना, प्लांट PL कमीशनड, इसका मतलब खरीद के इंस्टॉल करना, सब उसको कमीशन करना कहते हैं। तो इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने तक खर्चा आया 210। तो टैक्स वाले तो 210 पे रुक जाएंगे, लेकिन हमने इसमें डिसमेंटलिंग का भी पोर्शन डालना है। कितना खर्चा है? 40 मिलियन 12 - 8,
तो ये बन गया 16.16। तो कॉस्ट बन गई 226 और 210, और पहला ही साल है तो अकाउंटिंग डेप्शन कितने पे चार्ज हुई है? 8 साल है ना, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बन गई 8 पे डिवाइड करके 28.27, और टैक्स डेप्रिसिएशन 210 पे 10%। तो इसी से हमें डेप्शन भी मिल गई, और चलो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस भी आ गई 197.89 और यहीं से हम लोग प्रोविजन के लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 1 जनवरी 21 पे इनिशियली प्रोविजन बनाई हमने 16 और 31 दिसंबर 21 पे इस पे इंटरेस्ट डाल लें 1 तो कैरिंग अमाउंट भी आ गई 18.10। ये मैंने वो IAS 37 वाला काम किया है सारा। ये मैंने आपको ना सारा का सारा IAS 37 वाला, और ये डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करनी थी, इंटरेस्ट भी करना था, तो इसी के साथ ही साथ कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस भी आ गई। अच्छा ये ना, ये अलहदा डब्बा है और ये अलहदा डब्बा है। ये ना हो क्या आप कहें जी हमने टैक्स बेस निकाली, इसकी तो टैक्स बेस ही नहीं होती। ये मैंने प्रोविजन की टैक्स बेस नहीं निकाली है, कैरिंग अमाउंट ही निकाली। हाय, पॉइंट नंबर 4 डन। तो अब इसको हम लोग यहां ले आते हैं। क्या क्या करें? इस प्लांट की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कर देते हैं एड बैक 28.27 और टैक्स डेप्रिसिएशन कर देते हैं लेस 21, और टैक्स वाले ये डिसमेंटिंग को नहीं मानते तो हम इसका इंटरेस्ट कर देते हैं ऐड 1 अच्छा नोट में जाके दोबारा बताऊंगा, लेकिन अभी यहां पे बता रहा हूं ये वो चीज नहीं है जो रिलेशनशिप में आनी है। टैक्स वाले इस इंटरेस्ट को नहीं मान रहे ना, लेकिन ये वो चीज है वो जो रिलेशनशिप में है। नहीं, डेफर्ड टैक्स में आ जाएगा, ये डेफर्ड टैक्स इस पे बन जाएगा। क्यों बन जाएगा डेफर्ड टैक्स? क्योंकि कल को फाइनल पेमेंट के टाइम पे अलाउ करेंगे टैक्स वाले, तो इसलिए ये टैक्स वाले अगर इसको इंटरेस्ट को एक्सपेंस नहीं मान रहे, हम ऐड बैक कर रहे हैं, तो ये वो वाली चीज नहीं है जिसको हम रिलेशनशिप में टैक्स रेट लगा के ऐड करते हैं। ये वो डोनेशन वाला काम नहीं है, ठीक है। चले 0.5। अच्छा 0.5 भी अच्छा है, 0.6 तो बहुत ही जबरदस्त पॉइंट, कमाल पॉइंट। और मेरा ख्याल ये है कि 0.6 को शायद कोई ना कर पाया हो एग्जाम में, शायद। चले 0.5 बता दूं, फिर 6 पे आते हैं। पॉइंट 5 इन्वेस्टमेंट की है, और ये इन्वेस्टमेंट हम चलाते हैं फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे। तो जो हमने फॉर द ईयर फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड किया है वो यहां से लेस कर दो। क्यों? वो OCI में जाना है, इसमें तो वो है ही नहीं, तो उस गेन का यहां तो कुछ नहीं करना। और जो डिविडेंड मिला वो एग्जेम्प्ट है, तो माइनस कर देते हैं। आठ।
0.5 तक डन। पॉइंट नंबर 6, चलो ये तो मैंने खैर कह ही दिया कि बहुत मुश्किल था, लेकिन चलें पहले खुद सोचें ना जरा क्या करना चाहिए पॉइंट 6 का, या कुछ करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए है। चलें पेपर में बैठ के तो छोड़ देना था, लेकिन अभी क्लास में क्या करें। इसको ना पढ़ के ये लगेगा, मतलब एज ए स्टूडेंट अगर मैं पढ़ूं तो उसको लगेगा टेक्सुअल टेम्परेरी डिफरेंस, ये तो कोई डेफर टैक्स की बात हो रही है ना, कि ये तो डेफर टैक्स की बात है, यहां पर तो उसका काम नहीं है, लेकिन इसका यहां पर काम है। समझा रहा हूं, पॉइंट 6 समझाने लगो। ये पीपी नहीं है, लेकिन मैं मिसाल पीपी से दे रहा हूं। 2020 जब एंड हुआ था तो पीपीई का डिफरेंस कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस 39 था, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ 39 था, टैक्सेबल डिफरेंस था। अच्छा मैं खुद से ही फिगर्स ले रहा हूं, ठीक है, 139 और 100, ये मैंने अभी खुद ही फिगर लिए हैं। पीपी की कैरिंग अमाउंट 139 थी, टैक्स बेस 100 थी, इसका मतलब है टैक्सेबल डिफरेंस 39 था। अब उसके बाद 2021 में डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी, और मैं कहता हूं कि वो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 29 और 20। कैरिंग अमाउंट क्या रह गई 1, 10 और 80। तो अब टैक्सेबल डिफरेंस क्या रह गया 30। उस सवाल की अंग्रेजी से रिलेट करता हूं, पहले सिर्फ ये देख लें कि मैंने ये जो फिगर्स लिखी हैं ये बात समझ आ रही। अब बताएं करंट टैक्स में इसका क्या काम है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक्सीड्स टैक्स डेप्शन बाय 9, तो क्या करूं ऐड हो जाएगा 9। ये 0.6 की कहानी कि कुछ आइटम्स हैं जिन पे टैक्सेबल डिफरेंस था और अब वो टैक्सेबल डिफरेंस 30 रह गया है। तो इसलिए 30 रह गया है कि जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर चार्ज हुई है उसमें अकाउंटिंग डेप्शन अब इससे ज्यादा हो गई। तो अब हम यहां पर इसको कह लेते हैं रिडक्शन इन टैक्सेबल डिफरेंस 9। Profit and income and making adjustments, इसलिए नहीं, तो इसमें नेसेसरी एडजस्टमेंट्स का मतलब है कि एरर कोई नहीं है। अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर मेकिंग ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट्स का मतलब है कि ये सही है। अच्छा ये पॉइंट नंबर 1 में एक और उन्होंने एक जज्बाती हरकत करने की कोशिश की है। जो आज तक हम लोग ये IAS 12 के सवाल कर रहे होते हैं तो उसमें जो अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया होता है ये गलत दिया होता है, सही दिया होता है ना। तो बस उसने अब कहा है कि हमने सही दिया हुआ है, तो सही दिया होता है। तो इस पॉइंट 1 में सिर्फ पीबीटी ही है जो दिया हुआ है। पॉइंट 6 ओके। पॉइंट नंबर 7 में टैक्स रेट आ गया और इस ईयर के लिए है 35, तो टैक्स प्रॉफिट बन गया
74.21 और इस पे लगा लेंगे करंट टैक्स 35%, 97। इसका मतलब है कि ये डेप्रिसिएशन की वजह से फर्क आया है। ऐसा नहीं हुआ कि ये एक नॉन डेप्रिशिएबल चीज थी और उस पे ओसीआई का लॉस आया जिसने इसको 130 कर दिया, ये 100 रह गया। ओसीआई आइटम की वजह से ये फर्क नहीं है, ये पीएनएल आइटम यानी डेप्शन की वजह से। क्योंकि अगर इसकी वजह से आया होता तो वो फिर हम इधर करंट टैक्स में एक्सपेंस तो ना लाते ना। क्या? हाँ, चले जाएं आप। मैं तो आपको डेप्शन से इसलिए समझा रहा था कि आपको फिगर समझने में आसानी हो, आप डिस्पोजल का फर्क डाल लें। मैंने तो डेप्शन से समझाई थी ना कि वो समझने में आसान है, डिस्पोजल डाल लें। करंट टैक्स डन। डेफर्ड टैक्स पार्ट बी ना मांगा होता तो हम उसको वर्किंग 2 कह देते। अब पार्ट बी मांगा है तो वो पार्ट बी आ जाएगा। अच्छा, 0.6 समझाने के लिए मैंने मिसाल दी थी और इस मिसाल देके जो बताया है, जो 9 वहां लिखा है, तो वो अपने आप को बताना कि क्या किया है। है जी, हुआ था का पता नहीं, ये तो मेरा अंदाजा है कि नहीं हुआ होगा। पार्ट बी, डेफर टैक्स 2020 का भी कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स रेट, डीटीएल, डीटीए। क्या क्या एसेट्स हैं? 0.1, 2, 0.2 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2020 कर रहा हूं पहले। 2020 में इसकी कैरिंग अमाउंट 55। 31 दिसंबर 20 पे इसको हम कर गए होंगे फेयर वैल्यू पे अपडेट, और टैक्स बेस 45। टैक्स बेस 50 पे डेप्शन कर ली होगी 5। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 0.3, लाइसेंस, कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट 116। टैक्स बेस 90, बल्कि एक गलती हो गई,
जो 21 में आया है, ये 20 बना रहे हैं हम। 0.4 21 है, 0.5 हाँ जी 0.5 ये भी 21 में है, 0.6 ये है, और ये 0.6 वो है जिसमें हमें कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस कुछ नहीं पता, बस ऐसी अदर्स कह देता हूं, अदर आइटम्स कह देता हूं। ये पता है 39 10 और 20 में रेट था 32%, 3.2 12.48 15.68। पॉइंट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं तरतीब से ही चल रहा हूं ना। 0.2 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 21 में हम इसको 55 से बढ़ा के 65 ले गए हैं और टैक्स वाले 5 और एमोर्टाइज करके 40 पे ले आए। 0.3 लाइसेंस, हमने इसको एसेट बनाया हुआ है 116, कोई एमोर्टाइज नहीं कर रहे, और टैक्स वालों ने 100 का बना के 10 एमोर्टाइज कर दिया। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूं टैक्स वालों ने कर दिया, तो टैक्स वाले हमारी बुक्स नहीं बना रहे बैठ के, यानी अगर यही सब टैक्स रूल्स के मुताबिक होता तो 0.4 प्लांट, ये करली वर्किंग, कैरिंग अमाउंट आ गई 197.89 और 189, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग 18.1 और टैक्स बेस 0। 0.5 इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट हमने रखी है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे, तो हमारी बैलेंस शीट में ये आ रही है कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू 90 और टैक्स बेस फेयर वैल्यू 90 है जी, 90 है, और टैक्स बेस 75, क्योंकि टैक्स बेस तो इसकी कॉस्ट ही होती है। 0.6 यही वाला, अब ये हो गया हुआ है 30। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 25, लाइसेंस 26, प्लांट 8.89, इन्वेस्टमेंट 15 और ये 18.1 नेगेटिव। %35। अच्छा, इस सवाल में नहीं है, वैसे ही एक बात बता रहा हूं, अगर 0.5 में लिखा होता कि टैक्स वाले डिविडेंड तो एग्जेम्प्ट रखते हैं, लेकिन गेन पे 40% लगाया करते हैं, गेन पे टैक्स लगाएंगे जब बिकेगी इन्वेस्टमेंट, लेकिन लगाएंगे भी वो 40 है। नोट में तो आता है, यहां पर क्या करूं,
ये 15 का डिफरेंस किस वजह से है? ये उसी गेन की वजह से ही है ना। हम फेयर वैल्यू पे अपडेट करते जा रहे हैं तो गेन आता जा रहा है। टैक्स वाले एक ही दफा लगाएंगे टैक्स जब बिकेगा, तो फिर ये 40 होता। जो कल को होगा वो टैक्स रूल्स, टैक्स रेट्स अभी ही डिफाइंड है, तो हमने उसी पे डेफर टैक्स लेना होता है। $8.75, बस थोड़ा सा रह गया। हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी। 9.1, 3.11, 5.25, 10.5, 6.34 हैं। इतनी जल्दी भी ना करें। हाँ जी, 30.37, ये माइनस ही किया ना। ये हो गया पार्ट बी, लेकिन पार्ट ए के लिए हमें डेफर टैक्स तो फॉर द ईयर चाहिए। जी, BD 15.68, CD 30.37, जज्बाती हरकत है ये। OCI भी है, ये OCI वाला है। ये OCI वाला है ना, ये 15 मिलियन का गेन ही है ना। ये वही है जो ईयर एंड पे फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाला था, तो फिर इसका डेफर टैक्स भी P&L में नहीं आना है। तो ये OCI वाला है। ये परसों शाम वाली क्लास के अंदर ये बात बताई थी। एक मैंने आपको इन्वेस्टमेंट वाला सवाल कराया था, एक रेगुलेशन वाला कराया था। तो ये OCI वाला टैक्स है 5.25। अब बैलेंस करेंगे तो इधर टैक्स एक्सपेंस निकलेगा 9.44। ये परसों शाम वाली बात। परसों शाम मतलब लेक्चर 73। थोड़ा सा रह गया सवाल है। कल आप आ जाइएगा, देखना मैं हुआ तो करा दूंगा, अगर नहीं तो है। थोड़ा सा रह गया। ठीक है, बोल लिया। हाँ, टैक्स का नोट। पार्ट ए, टैक्सेशन। करंट टैक्स की एक लाइन काफी है, का डब्बा बनाना है। करंट टैक्स वर्किंग 1 25.97। डेफर टैक्स का डब्बा बनाना है, क्योंकि इफेक्ट ऑफ रेट चेंज भी है, और बाकी को फिर हम कह देंगे रिलेटिंग टू डिफरेंसेस फॉर द ईयर। अच्छा, जो आंसर निकाला है वर्किंग 2 से, वो डब्बे का टोटल है कितना? 9.44। ये डब्बे का टोटल है। डब्बे के अंदर क्या लिखना है? इफेक्ट ऑफ रेट चेंज कैसे निकालें? 32 से 35 हुआ है, और हमने ओपनिंग के ऊपर ये लेना है, और ओपनिंग चूंकि थे ही टैक्सेबल, तो 3% लगा के प्लस लिखना है। टैक्सेबल थे और रेट बढ़ा है तो प्लस लिखेंगे,
और ये हो जाएगा 49 के ऊपर 3%, 49 जी 1.4। तो इस डब्बे को बैलेंस करें 7.97 0.41, थोड़ा सा रह गया बस, थोड़ा सा। बस ये मेरी तरफ से आईएस 12 का आखिरी सवाल है। बस हो गया आईएस 12, खत्म आईएस 12। मुश्किल टॉपिक है। एक दफा हुआ था 2012 में, वो सवाल है, कहीं कर लेना करना होता। अच्छा लीजिए, आईएस 12 कंसोलिडेशन और रेवेन्यू, सबसे मुश्किल कौन सा है? आईएस 12 कंसोलिडेशन। वैसी फीडबैक ले रहा हूँ, सबसे मुश्किल कंसोलिडेशन। सारी मुश्किल है ना? हाँ ये सही बात है, सारी मुश्किल है। किसमें? बस नंबर ही लेने हैं और क्या, सवाब तो लेना नहीं है इसके लिए। रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट, अच्छा ये आसान ही है, इसमें कोई साइंस नहीं है। एंड टैक्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट 105 और इस पे टैक्स रेट लगा दें 36.75 और ये एग्जेम्प्ट है। और एक तो ये भी है, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज 1.47। फिर ये एक एग्जेम्प्ट इनकम है, कितनी है? $2.8। मेरा ख्याल है यही है बस, है सही है ना? क्या आ गया? 35 पॉइंट, बस ठीक है, कर गया टैली। ये राउंडिंग ऑफ की वजह से था। फेयर वैल्यू क्या? उसमें क्या मसला है? वो तो गया ही ओसीआई में। नहीं, इधर से क्यों माइनस नहीं किया? हम इसको टैक्स एक्सपेंस से टैली कर रहे हैं, रेट भी पीबीटी पे लगा रहे हैं, ओसीआई तो बीच में है ही कहीं नहीं। क्या इधर क्या इन्वेस्टमेंट्स का फेयर वैल्यू गेन, क्या हमने उसको प्रॉफिट में शामिल किया हुआ? हमने उसको ओसीआई डाला हुआ ना, तो इसमें तो वो है ही नहीं, तो माइनस क्यों करें? आईएस 12 खत्म आईएस 12। ठीक है, अल्लाह।